वो जुलाई की 4 तारीख थी। टेक्सास में हमारा छोटा सा घर इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेरे बॉयफ्रेंड क्रिस और मैंने पहाड़ी से शहर की आतिशबाजी देखने का फैसला किया। वहां ऊपर एक बहुत पुरानी हवेली थी जहां से चारों ओर का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देता था। उस हवेली के बारे में एक अफवाह भी थी कि उस पे भूत है, लेकिन हमारी उम्र के कई जोड़े वहां कुछ अकेला समय बिताने के लिए जाया करते थे। हमने एक कंबल, कुछ बियर और सूरज ढलने के साथ ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हम हैरान हो गए जब हमारा सामना शहर के बदनाम पागल से हुआ। उस आदमी का नाम वॉल्टर था, जो पहाड़ी पर बनी एक झोपड़ी में रहता था। शहर वासियों के पास उसके नाम की बहुत कहानियां थी, उनमें से कोई भी अच्छी नहीं थी। सच कहूं तो हर कोई उससे डरता था। तुम दोनों ये ऊपर कहाँ जा रहे हो? हम पहाड़ी से आतिशबाजी देखने जा रहे हैं। वॉल्टर हंसा। मुझे पता है कि तुम जैसे लोग ऊपर कौन सी आतिशबाजी देखने जाते हो। क्या कहा? लेकिन फिर वो अचानक खुद से बातें करने लगा। निंदनीय। देखो जरा, इन बच्चों ने हमारे महान देश को क्या बना दिया है। बुरे, बहुत बुरे हैं ये, बहुत ही मतलबी हैं। चलो क्रिस। हमने एक दूसरे को असहज तरीके से देखा और अपनी चढ़ाई जारी रखी। सामने हवेली दिखाई दे रही थी। धुंधले आसमान के सामने उसकी परछाई काफी काली लग रही थी। वो जगह खंडर हो चुकी थी। उसके किनारों पर जंगली पेड़ उग गए थे और आसपास की टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिख रही थी। हमने सामने के लॉन में अपना कंबल बिछाया, लेकिन जिज्ञासा हम पर हावी हो गई और हमने अंदर तलाशने का फैसला किया। जैसे ही हमने लॉन से बाहर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। अंदर का हिस्सा काफी गंदा और सड़ा हुआ था, पुराना लकड़ी की बदबू से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही हम गलियारे से गुजरे, हमने दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज घर में गूंज रही थी, जिस वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर गया था। क्या तुमने सुना? क्रिस ने सर हिलाकर हाँ कहा। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। हो सकता है कि यह सिर्फ हवा की आवाज हो। हमें आखिरकार पहले माले पर एक जगह मिल गई जहां से आतिशबाजी का अच्छा नजारा दिखाई दे रहा था। क्रिस ने कंबल नीचे बिछा दिया और हमने अपने हाथ में एक बियर पकड़ ली। चीयर्स। लेकिन अचानक फर्नीचर को फर्श पर खींचे जाने की आवाज हॉल में गूंज उठी। हम हैरान हो गए और हमने एक दूसरे को देखा। ये सब देखकर हम थोड़े घबरा भी गए। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है। हम दोनों के अंदर जिज्ञासा जाग गई। हमें लगा कि कोई और कपल भी है जो हमारी तरह इस हवेली में घुस आया है, जिनकी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। हमारा शहर छोटा सा था, सभी एक दूसरे को जानते थे। हमें लगा कि बहुत ही मजेदार होगा अगर हम उनके करीब जाएं और ये जान ले कि वहाँ कौन है। हम आवाज के पीछे पीछे उस माले के सबसे आखिरी और सबसे बड़े कमरे तक गए। मुझे कुछ बहुत अजीब लगा। मेरी आंखों को अंधेरे के साथ तालमेल बिठाने में काफी वक्त लगा, लेकिन बिना किसी संदेह के मैंने एक अंधेरे कोने में एक आकृति को हिलते हुए देखा। जैसे ही बाहर आतिशबाजी चल रही थी, उसकी रोशनी से हमें एहसास हुआ कि वहां एक पीली औरत खड़ी है। उसकी आंखें खोखली और अंधेरी थी और धीरे धीरे रो रही थी। हे, क्या तुम ठीक हो? वो औरत वहीं खड़ी रही और फिर एक झटके में वो गायब हो गई। कमरा और भी ज्यादा ठंडा हो गया और रोने की आवाजें वापस आने लगी, इस बार और भी ज्यादा तेज और निराशाजनक। मुझे अचानक अपने पैर पर दर्द का एहसास हुआ। नीचे देखने पर खून भरी खरोंचें दिखाई देने लगी। तभी मैंने क्रिस की आंखों में खौफ देखा। हम भागने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट्स झिलमिलाने लगी और हमने अपने सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा घुमा हुआ था। वो तेजी से पास आई और एक अदृश्य शक्ति ने क्रिस को कमरे की दीवार पर जा फेंका। वो खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए कराया। मैं उसकी तरफ दौड़ी। मेरा अपना पैर दर्द से कांप रहा था। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। हमें अपने चारों ओर फुसफुसाती आवाज आई जो पाखल कर रही थी। हताश होकर हम घर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। जैसे ही हमें कोने में पहुंचे, वो औरत दोबारा दिखाई देने लगी और उसने हमारा रास्ता रोक दिया। मुझे अपने हाथ पर जलन का एहसास हुआ, जैसे बर्फीली उंगलियां मेरे शरीर को जकड़ रही हैं। चिल्लाते हुए मैंने अपना हाथ उठाया और वो औरत के ऊपर से गुजरा जैसे वो धुएं से बनी हो। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन उसके रोने की आवाज बहुत तेज थी। आखिरी कोशिश में क्रिस ने लात मारकर एक दरवाजा खोला और हम उतनी तेजी से भागे जितना हमारे पैरों में जान थी। जैसे ही हम वॉल्टर की झोपड़ी के पास पहुंचे, वो बाहर निकला। तुमने उसे देखा है ना? कौन थी वो? मार्गरेट। वो कई सालों पहले वहां अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। लोगों का कहना है कि उन्हें आग में खो देने के बाद वो पागल हो गई। क्रिस और मैंने डरते हुए एक दूसरे को देखा। हमारे मुठभेड़ की वास्तविकता सामने आ गई। हमने वॉल्टर का शुक्रिया अदा किया और वापस शहर की तरफ भागे। हम उस पहाड़ी और उसके भूत को पीछे छोड़ने के लिए उत्सुक थे।
4 जुलाई हमेशा से ही डेरेक के लिए एक बहुत बड़ी बात रही है। हर साल वो बहुत ही बड़ी आतिशबाजी का आयोजन किया करता था और अपनी नाटकीय प्रतिभा से कॉलेज की भीड़ को मंत्रमुग्ध करता था। वो इसमें अच्छा था। ये उसकी पसंदीदा चीज थी जिससे वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता था और वो पूरे दिन बस उसे ही देखती रहती थी। इस साल वो अब तक की सबसे बेहतरीन आतिशबाजी करने वाला था, लेकिन दिन की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। परमिशन नहीं मिली। डेरेक सीधे हमारे डीन मिस्टर माइकल के कमरे में चला गया और साथ ही मुझे भी ले गया क्योंकि मैं उसका रूममेट था। नहीं डेरेक, इस साल हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। डीन का फैसला आखिरी था। वो डेरेक की कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। डेरेक के चेहरे पर अपमान और गुस्से के भाव थे। अब क्योंकि मैं डेरेक को कुछ वक्त से जानता था, इसलिए मुझे उसके गुस्से का भी पता था। वो अपनी जिंदगी के काफी वक्त डिप्रेशन में था और उसका बचपन भी बहुत बुरा बीता था। उसे सब डेरेक द ड्रेड के नाम से बुलाते थे। मैं ये तो नहीं जानता था कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव तो था। उस दिन अपमान तो साफ तौर पर हुआ क्योंकि डीन ने न सिर्फ मना किया था बल्कि डेरेक के जुनून का मजाक भी उड़ाया गया था। आपको इस बात का पछतावा होगा। डीन ने उसकी बात हंसकर टाल दी। बदला लेने की कसम खाते हुए डेरेक गुस्से से उबलता हुआ हमारे हॉस्टल के कमरे में वापस आया। मैं उसके पीछे गया, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही विचारों में दौड़ रहा था। उन्हें आतिशबाजी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगा। उसकी आंखें पागलों की तरह चमकने लगी। मैं ये देखकर डर गया। अगले कुछ घंटों तक डेरेक ने अपने हथियारों को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा किया। वो हमेशा से ही आतिशबाजी की चीजों को संभाल कर रखने वालों में से था, लेकिन उस दिन उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पटाखे, रॉकेट, रोमन फुलझड़ियां, डेरेक के पास सब कुछ था। उसने पटाखों को गैसोलीन और बाकी चलने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर बॉम्ब तैयार कर दिए। मैं ये सब उसे करते हुए देख रहा था, लेकिन मैं डर गया। एडम, मेरी मदद करो, हमें इन सबको कैंपस के अलग अलग हिस्सों में छुपाना है। मैंने उसे मना कर दिया। पहले तो उसने मुझे किसी जंगली जानवर की तरह घूर कर देखा, फिर सारा सामान खुद लेकर चला गया। सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन आखिर में वो सोची गई जगहों पर बॉम्ब लगाकर आगे बढ़ गया। उसने अपना प्लान पूरे अच्छे से तैयार कर रखा था। उसने वो सब बॉम्ब लगाए, जैसे कि आंगन में, लाइब्रेरी में, टॉम्स के पास। शाम तक कॉलेज स्वतंत्रता दिवस की खुशी से गुलजार हो गया था। वहां नाचने की योजना बनाई गई। उन्हें नहीं पता था कि डेरेक की काली योजना सामने आने वाली है। मेरे साथ साथ चलो, आओ जश्न मनाएं। उसने मुझे हमारे कमरे से उठाकर बाहर निकलने से पहले कहा। पहले विस्फोट ने आंगन को हिला डाला, जिससे सभी बच्चे डर के मारे बिखर गए। डेरेक अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए खड़ा रहा। डेरेक, रुको यार, ये पागलपन सा है। लेकिन उस वक्त वो किसी की नहीं सुनने वाला था। उसने अपने हाथ में एक रोमन फुलझड़ी चलाई और उन बच्चों के ऊपर फेंक दी जो भागने की कोशिश कर रहे थे। जब रंग बिरंगी लपटें उन पर पड़ी तो उनके कपड़े जलने लगे। जल्द ही उनकी चीखें हवा में गूंजने लगी और जलती हुई त्वचा की बदबू ने जश्न को फीका कर दिया। खूबसूरत है ना ये, है ना? मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन डेरेक ने मुझे पकड़ लिया और कहर बरसाते हुए मुझे घसीट कर ले गया। लाइब्रेरी में उसने पटाखों को किताबों के ढेर पर फेंक दिया, जिससे आग लग गई और तेजी से फैल गई। जलते हुए कागज की तीखी गंध हवा में भर गई, जिसमें उन बच्चों की चीखें भी शामिल थी जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसके बाद हम डाइनिंग हॉल में पहुंचे। डेरेक की नजरें आग बुझाने वाले यंत्र पर टिकी हुई थी। शातिर मुस्कान के साथ उसने यंत्र को दीवार से उखाड़ा और एक बच्चे के सर पर दे मारा। उस बच्चे का सर खून से भर गया और वो जमीन पर गिर गया, लेकिन डेरेक तब भी जोर से हंस रहा था। डेरेक, तुम पागल हो गए हो। लेकिन इस बार मैं जानता था कि डेरेक जा चुका है। उसने एक बच्चे को पकड़ा जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, एक पटाखा जलाया और उसके मुंह में डाल दिया। वो धमाका इतना बड़ा था और मंजर इतना भयानक कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस बच्चे का जबड़ा फट चुका था। जब वो जमीन पर गिरा तो उसे देखकर मैं उल्टी कर बैठा। तभी मैं अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा। कॉलेज तहस नहस हो चुका था। दूर से सायरन की आवाज गूंजने लगी, लेकिन पुलिस के आने तक ऐसा लगा जैसे जमाने बीत गए हों। डेरेक के आतंक की आखिरी जगह थी डॉर्मेट्रीज। उसने दरवाजों के आगे गैसोलीन डाला और उसे फुलझड़ी से जला दिया। आग की लपटें तेज हो गई और लोग अंदर फंस गए। पुलिसकर्मियों ने डेरेक का पीछा किया, जो भागकर लॉन में आ गया और उसने बचे हुए सभी पटाखों को जला दिया। जैसे ही रॉकेट आसमान में उड़ा, पुलिस ने डेरेक को गोली मार दी, लेकिन नुकसान हो चुका था। कॉलेज आग की लपटों में घिर गया। विनाश अकाल्पनिक था। 43 से ज्यादा लोग मामूली से अधिक रूप में घायल हुए और 7 की जान चली गई। जो कुछ भी हुआ था, हमें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। डेरेक मेरा दोस्त था,
मेरा रूममेट था। मैंने चेतावनी का संकेत देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसका मंजर ये होगा। डेरेक के उत्पात ने सभी पर एक अटूट छाप छोड़ दी। हमें 4 जुलाई हमेशा याद रहेगा, आतिशबाजी या जश्न के लिए नहीं, बल्कि उस आतंक और तबाही के लिए जो एक आदमी लेकर आया था। 4 जुलाई हमेशा से ही हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन रहा है। इस साल हमने जंगल में कैंप फायर और बारबेक्यू के साथ जश्न बनाने का तय किया। ये जगह बदनाम थी, इसे सुसाइड जंगल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ बहुत आत्महत्याएं हुई थी। हमने अफवाहों को गंभीरता के साथ न लेते हुए इसका मजाक उड़ाया। वहां मैं और लॉरेन और मेरी 3 और सहेलियां एमिली, जेसिका और सारा गए थे। हाई स्कूल के वक्त से ही हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। शाम की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन रही। हमने एक जगह ढूंढी, कैंप फायर लगाया और मार्शमेलो और हॉट डॉग भुनना शुरू कर दिया। जंगल एकदम शांत था, सिर्फ हमारी हंसी और तेज आग की आवाजें आ रही थी। हम सब बहुत खुश थे। हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या तुम सब जानते हो, लोगों का कहना है कि लोग यहाँ आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्मा यहाँ भटकती हैं। ओह कम ऑन एम, तुम इन अफवाहों पर सच में यकीन तो नहीं करती ना? मैंने सुना है वो आसपास भटकती हैं। मैं हिचकिचाकर हंसने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं थोड़ा डरी हुई थी। रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही काला लग रहा था। मुसीबत का पहला संकेत तब मिला जब मैंने झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनी। हम हैरानगी से जम गए और ध्यान से सुनने लगे। वो शायद कोई जानवर था, लेकिन आवाज बहुत ही तेज और लगातार आ रही थी, जैसे कोई इंसान हो। ये सिर्फ हवा की आवाज है ना? हो सकता है, लेकिन ये हवा जैसा लग नहीं रहा। जेसिका खड़ी हुई और उसने टॉर्च को पेड़ों की तरफ किया। रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। घने पत्तों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो कंधे चढ़ाते हुए पीछे मुड़ी। देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है। अचानक से टॉर्च झिलमिलाई और फिर बंद हो गई, और उसी वक्त कैंप फायर भी धीमी हो गई। हम सब एक दूसरे के करीब आ गए। हम एक दूसरे का डर महसूस कर सकते थे। फिर एक बदबू ने हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया। एक बासी सड़ने वाली बदबू, जैसे सड़ा हुआ मांस। सारा ने अपना मुंह और नाक ढक लिए। ये क्या है? इतनी गंदी बदबू! मैंने अपनी आंख के कोने से एक आकृति को पेड़ों के पीछे खड़ा हुआ देखा। लंबा, पतला, कंकाल जैसा। उसकी आंखें खोखली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी रूह तक झांक सकता हो। मैंने अपनी आंखें झपकाई और वो गायब हो गया। क्या तुमने उसे देखा? क्या देखा? मैंने इशारा किया। मेरा हाथ कांप रहे थे। वहां पर कोई था, मैं सच कह रही हूँ। हंसी के ठहाके अब बंद हो चुके थे। हम मुसीबत में थे। सन्नाटे में हर आवाज हमें डरा रही थी। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, नरम, समझ से परे बड़बड़ाहट जो हमारे चारों ओर से आती हुई लग रही थी। कौन है वहां? सामने आओ! फुसफुसाहट और तेज हो गई, और भी ज्यादा गहरी। डर मेरे अंदर बैठ गया, और तब जाकर मुझे मेरे कंधे पर एक ठंडे हाथ का एहसास हुआ। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी तो वहां कोई भी नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आग अचानक भड़क उठी, जिससे पेड़ों पर भयानक छाया पड़ी। जैसे ही हमें उस आकृति को दोबारा देखा, इस बार वो और करीब से, हम सब चिल्ला उठे। उसका चेहरा मुड़ा, आंखें खोखली और काली थी। वो हमारी तरफ बढ़ा। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। भागो, निकलो यहाँ से! हम सब इधर उधर जंगल में भागने लगे। मेरा पैर एक जड़ से जा टकराया और मैं जोर से गिर गई। मेरी एड़ी में जबरदस्त दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को खड़ा किया। मैं एमिली और जेसिका को अंधेरे में कहीं चिल्लाते हुए सुन सकती थी। कांटों से भरी शाखाओं ने मेरे हाथों पर गहरे घाव छोड़ दी। सड़न की बदबू और ज्यादा गहरी हो गई। भागते भागते मैं एक जगह पहुंची जहां मैंने एमिली को देखा। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थी। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीख अचानक बंद हो गई। एमिली! मुझे अपने शरीर पर तेज दर्द का एहसास हुआ। जब मैंने नीचे देखा तो मेरे हाथ खून से भरे थे, जैसे किसी ने उन पर पंजे मारे हो। मैंने दोबारा भागना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद मैं अपने दोस्तों को ढूंढ पाऊं। ऐसा लगा जैसे जंगल मेरे करीब आ रहा हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ खतरनाक हो रहे हैं। मेरे पास से सारा के रोने की आवाज सुनी। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। सारा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा अभी। हम एक दूसरे के सहारा बने। लड़खड़ाते हुए जंगल से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, जो आधा किलोमीटर दूर खड़ी थी। फुसफुसाने की आवाज हमारा पीछा कर रही थी। जैसे ही हमने अपने सामने सड़क देखी, उसी वक्त वो आकृति हमारे आगे आकर खड़ी हो गई। उसने हमारा रास्ता रोक दिया। उसने हमारा मुंह खोला, जैसे वो चिल्ला रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, बल्कि ठंड का एहसास बढ़ गया।
तभी हमने जेसिका को एक शाखा से झूलते हुए देखा। उस आकृति के आर पार हो गई, लेकिन उसने उसका ध्यान इतना भटका दिया कि हम वहां से भाग निकले। हम आखिरकार जंगल से बाहर निकल गए और सड़क पर आ गिरे। हमारे बाद जेसिका भी वहां पहुंच गई और हालांकि हमने एमिली को आवाज लगाई, लेकिन हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। रात ढल रही थी। हम जहां थे वहां से कुछ ही दूरी पर रेंजर स्टेशन था। हमने वहां पहुंचकर फौरन मदद ली। रेंजर्स को एमिली को ढूंढने में 2 घंटे लग गए। वो कैंप साइट के पास कहीं बेहोश मिली। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो जिंदा थी। हम वहां से बचकर तो निकल आए, लेकिन उस रात के खौफ ने हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में अपनी जगह बना ली। आज तक हमें यह नहीं पता कि आखिर वो चीज क्या थी और उसने हम पर हमला क्यों किया, लेकिन मैं ये पता लगाने के लिए उस जंगल में दोबारा कभी नहीं जाने वाली।